साथियों को ढेर सारा प्यार व मेरे सभी अध्यापक साथियों मेरा नमस्कार। कल 11वीं कक्षा का पॉलिटिकल साइंस का सेट का एग्ज़ाम हुआ था। वो 40 नंबर का है और ये है वो पेपर। इसको हम हल करते हैं और इसको भी हल भी इस तरह से करेंगे ताकि ये सिर्फ सेट अक्टूबर का एग्ज़ाम बनकर ना रह जाए। ये हमारे मार्च 2026 में भी हमारी सहायता करे और हमारी सोच बढ़ाए ताकि हम लिखने, बोलने, सुनने के लिए अग्रसर हों। तो इसका पहला प्रश्न है, पहला राजनीति विज्ञानी कहा जाता है। पहला राजनीति विज्ञानी कहा जाता है। इसमें नाम लिखा है अरस्तु, प्लेटो, मैकियावेली और कार्ल मार्क्स। ये चारों व्यक्ति ही राजनीति के विद्वान हैं। समय समय पर चार विश्व भर में विख्यात विद्वान है ये, जिन्होंने राजनीति के बारे में बहुत कुछ लिखा। इसमें से अरस्तु और प्लेटो प्राचीन समय के, बहुत पुराने समय के, और मैकियावेली और कार्ल मार्क्स है वो आधुनिक युग के हैं। तो जब राजनीति विज्ञानी कहा जाता है, प्रथम बोला उन्होंने पहला, तो इसमें मैकियावेली और कार्ल मार्क्स तो हो नहीं सकते, तो अरस्तु और प्लेटो में से हो सकते हैं। तो प्लेटो का जो गुरु था वो था अरस्तु, तो हमारा उत्तर आ गया अरस्तु। अरस्तु का जो जन्म है वो 384 ईसा पूर्व में हुआ था और 322 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई थी। और अरस्तु का जो गुरु था वो था सोक्रेटिस, यानी जिसे हम सुकरात कहते हैं। यानी सुकरात कहते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र, इस क्षेत्र में सुकरात सबसे पहला व्यक्ति था जिन्होंने राजा के और राज्य के और नागरिकों के कर्तव्य और अधिकार की बात की थी। लेकिन कहते हैं वो अनपढ़ व्यक्ति था, तो जो उन्होंने बातें की उन्होंने किताबों में लिखने का कार्य किया अरस्तु ने। इसलिए प्रथम राजनीति का विज्ञानी यानी विद्वान व्यक्ति जो कहा जाता है वो अरस्तु है। दूसरा प्रश्न है, सब राज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? तो सुभाष चंद्र बोस, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक और स्वामी विवेकानंद के बारे में चार व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं। चारों ही महान स्वतंत्रता सेनानी। स्वामी विवेकानंद आध्यात्मिक क्षेत्र में विद्वान थे। अरविंद घोष, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक स्वतंत्रता संग्राम के प्रहरी थे। तो ये बात कहने वाले व्यक्ति थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। तीसरा प्रश्न है, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस नाम पुस्तक का लेखक कौन था? ए थ्योरी ऑफ जस्टिस यानी न्याय का सिद्धांत किसने दिया? न्याय का इसमें नाम लिखे हैं प्लेटो, रॉबर्ट नॉजिक, जॉन रॉल्स और अरस्तु। तो बच्चों इसमें है जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स व्यक्ति थे जिन्होंने ए थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक किताब लिखी थी। आगे चौथा प्रश्न है, भारतीय नागरिकता प्राप्ति अधिनियम संसद द्वारा कब बनाया गया? भारतीय नागरिकता प्राप्ति अधिनियम संसद द्वारा कब बनाया गया? तो बच्चों ये बनाया गया था 1955 में। द सिटीजन एक्ट 1955। इसका नाम क्या है? द सिटीजन एक्ट 1955। ये सिटीजन एक्ट है क्या? यानी हम 1947 में आज़ाद हुए, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ हमारा। अब भारत के नागरिक कौन होंगे, इस बारे में विस्तार से इस एक्ट में चर्चा की गई और ये था 1955 में। इसको कहा जाता है द सिटीजन एक्ट 1955। तो प्रश्न पलट के भी आ सकता है कि द सिटीजन एक्ट है वो 1955 है, वो लागू कब हुआ पूछ लिया। अब 1955 में जो एक्ट लागू हुआ उसका नाम क्या था, ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको सभी पहलुओं पर इसकी चर्चा करनी है।
अब इसमें 1950, 1964, 1955 और 1947 दिया हुआ है। तो बच्चों आपको यहीं ये कहानी ख़त्म नहीं करनी चाहिए। आपको 1950 में क्या हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। हमारा संविधान कब बनकर तैयार हुआ और कब लागू हुआ, इन शब्दों का अंतर समझना है आपको। हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो तैयार होने का मतलब है कि संविधान तैयार हो गया और संविधान सभा के जो सदस्य थे सब ने उस पर दस्तखत कर लिए और उसे अंगीकार कर लिया। अंगीकार मतलब अपने आप पर अपना लिया उसे। यानी जैसे हम घर बनाते हैं ना, तो प्लॉट लिया, फिर घर बनाया, मिस्त्री ठेकेदार लगे हुए हैं, 12 महीने 1.5 साल तक कार्यवाही चलती है और फिर एक दिन पंडित जी बताते हैं कि आपको इस दिन इस घर में प्रवेश करना है। तो एक तारीख रख लेते हैं, तो उस दिन हम अपने घर को अंगीकार कर लेते हैं, अपना लेते हैं, उसमें रहना शुरू कर देते हैं। तो हमने जो संविधान सभा ने संविधान बनाया उसको अंगीकार कब किया? 26 नवंबर 1949 को। 1964 आता है। 1964 का महत्वपूर्ण विषय क्या है इसमें? तो इसमें जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु होने का कारण क्या था? 1962 में चीन ने हमारे पर आक्रमण किया। जवाहरलाल नेहरू का चीन पर बहुत भरोसा था। चाउ एन-लाई राष्ट्रपति थे, उनके मित्र थे। उन्होंने भारत पर हमला किया, बिना बताए, बिना उकसाए बहुत नुकसान पहुंचाया, अक्साई चीन में कब्जा कर लिया। और जवाहरलाल नेहरू की इस विषय को लेकर देश में पहली बार सबसे बड़ी आलोचना हुई कि उनकी विदेश नीति फैल रही। इस दुख में कहते हैं कि 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है। तो 1964 का साल अनेक घटनाओं को जोड़कर देख के आप याद कर सकते हैं। 1947 में क्या हुआ? 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। अब आप यहाँ बात कर सकते हैं, इंग्लैंड की संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था और इस स्वतंत्रता अधिनियम की 3 महत्वपूर्ण बातें क्या थी, वो आपने विशेष रूप से पूछी जा सकती है। तो वो बातें थी, देश उस समय 565 देशी रियासतों में बटा हुआ था। सबको कहा कि जिसको भारत में शामिल होना है वो भारत में शामिल हो जाओ, जिसको पाकिस्तान जाना है वो पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, और जो स्वतंत्र रहना चाहता है वो स्वतंत्र रह जाओ। तो देश का एक तरह से कबाड़ा कर दिया था, जिसको समेटने में वल्लभ भाई पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एक मजबूत भारत का निर्माण किया। 5वां प्रश्न है, भारत में मौलिक अधिकारों को कौन सुरक्षा प्रदान करता है? मौलिक अधिकारों को, यानी हमारे मौलिक अधिकार 6 जो दिए गए हैं, यदि इस कोई भी व्यक्ति, कोई संस्था, कोई सरकार, कोई मंत्री, कोई संगठन यदि इन अधिकारों के प्रयोग में कोई बाधक बनता है हमारा, तो कहता है सुरक्षा कौन करेगा? तो इसमें लिखा है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति तो खुद के अधिकार यदि कोई उल्लंघन करे तो वो खुद भी रक्षा कराने कहीं जाएगा। प्रधानमंत्री का मौलिक अधिकारों का कहीं हनन होता है तो वो खुद भी कहीं जाएगा। और संविधान, अब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तो नहीं हो सकते, तो 2 बच गए, सर्वोच्च न्यायालय और संविधान। अब संविधान तो एक पुस्तक है जिसमें कानून लिखे हुए हैं कि आपको ऐसा करना है। संविधान में लिख दिया आपके अधिकारों की रक्षा होगी, तो रक्षा करेगा कौन? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। हमारे देश में 3 प्रकार के न्यायालय हैं, 3 सतर के न्यायालय, प्रकार के नहीं कहेंगे यहाँ, हम कहेंगे 3 सतर के न्यायालय हैं। जिला न्यायालय और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, जिसको सुप्रीम कोर्ट को उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं, उच्चतम यानी सबसे ऊपर। और हाई कोर्ट राज्य वाले को कहते हैं हाई कोर्ट। और हर जिले में न्यायालय होते हैं, इसको कहते हैं जिला न्यायालय। तो 3 प्रकार के न्यायालय हैं। लेकिन मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का जो अधिकार है वो सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को है। यानी यदि किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है तो वो हाई कोर्ट में भी जा सकता है और सीधा सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। 6वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का वर्णन कहाँ किया गया है? कहीं नहीं किया गया।
यह प्रश्न ही गलत है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का कहीं प्रयोग नहीं किया गया है। ये पंथ निरपेक्ष हैं, पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। बच्चों, आप अपने अध्यापक से पूछिए कि धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में क्या अंतर होता है और सर ने ऐसा क्यों कहा कि धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं है, पंथ निरपेक्ष शब्द है, और ये हमारी प्रस्तावना में दिया गया है। बच्चों, प्रस्तावना क्या होती है? आपको जिस बात का ना पता हो अपने अध्यापक से चर्चा किया करो। सीखने का मजबूत तरीका यही है और सदा याद रखने का तरीका भी यही है। तो संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है? कहीं नहीं किया गया है। यह प्रश्न गलत है। तो इसका उत्तर क्या है? पंथ निरपेक्ष आना चाहिए था यहाँ, लेकिन हम समझ तो गए कि ये पंथ निरपेक्ष की बात करता है, तो हमें उत्तर भी दे देना चाहिए। तो ये प्रस्तावना में लिखा गया है, भारत की संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है। प्रस्तावना क्या होती है? जैसे आपकी किताब होती है ना बच्चों, टेक्स्ट बुक होती है, उसके पहले पेज पर एक पैराग्राफ लिखा होता है। जब हम सौभाग्य या दुर्भाग्य से कभी नहीं पढ़ते, जो उस किताब की आधार होता है, सार होता है, उस पहले पेज की बातों को जरूर पढ़ना चाहिए। इसी तरह हमारे संविधान के पहले ही पेज पर लिखा गया है कि ये संविधान क्या है। संविधान के यानी हम इसको प्रस्तावना भी कहते हैं, उद्देशिका भी कहते हैं, यानी हमारा उद्देश्य क्या है। उद्देशिका क्या हुई? संविधान को लागू करने का उद्देश्य क्या है, यानी संविधान का मूल सार सिर्फ एक पेज में छिपा के रखा गया है। और जिसमें अब जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, जब संविधान सभा ने बनाया था, तब इसमें ये शब्द ना तो धर्मनिरपेक्ष तो कभी था ही नहीं, ना अब है, पंथ निरपेक्ष नहीं था। ये 1976 में 1976 में ये जो 42वें संविधान संशोधन किया गया था, 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 में, जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और देश में इमरजेंसी लागू हुई थी, आपातकाल लागू था। तो 42वां संशोधन हुआ और इस प्रस्तावना में 2 शब्द जोड़ दिए गए, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को जोड़ दिया गया। भारत का आगे है, भारत का संविधान किस दिन अंगीकार किया गया? ये इसका तो बात कर लिया हमने, 26 नवंबर 1949 को, क्योंकि इस दिन बनकर वो तैयार हो गया था। और उस दिन हमने सारे जितने संविधान बनाने वाले थे, सब ने अपने अपने साइन कर दिए उसमें कि हम इस संविधान को बनाने के लिए गवाह हैं, हमने ही बनाया है। और उन्होंने कहा कि हम भारत के लोग इसको अपने आप पर अंगीकृत करते हैं, यानी अपने आप पर लागू करते हैं। अपना बनाया हुआ था और अपने पर ही लागू कर लिया। नंबर 8 है, भारत में मतदान के लिए खाली जगह की शर्त रखी गई है। हाँ, शर्त रखी गई है। क्या रखी गई है? वह भारत का नागरिक हो, वह पागल ना हो, मानसिक रूप से पागल हुआ तो फिर अपना निर्णय कर नहीं पाएगा, अच्छे व्यक्ति को वो वोट नहीं दे पाएगा। और 1 साल है, पहले क्या थी 21 साल, जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उसमें उस समय जो कानून बनाए गए थे इसको लेके, वो ये था कि 21 वर्ष की आयु में व्यक्ति अपने मत का प्रयोग कर सकता है। लेकिन 61वां संविधान संशोधन हुआ 1988 में, और इसकी उम्र जो 21 साल थी उसको 18 कर दी गई। अब 18 साल का व्यक्ति मतदान के योग्य है। तो आप शर्त कोई सी लिख सकते हो, इसमें सभी ठीक है। अब संशोधन 42वां भी मैंने बताया, 61वां भी बताया। तो संशोधन क्या होता है बच्चों? संशोधन होता है किसी चीज़ में फेरबदल करना, बदलाव करना। या तो कोई चीज़ है उसमें थोड़ा सा कुछ और जोड़ देना, या उसको काट देना, हटा देना, तो उसको बोलते हैं संशोधन। तो जब भी संविधान के जो शुरू के 395 नियम थे, जो समय अनुसार या तो उस समय ऐसी परिस्थितियां नहीं थी या अब उनकी ज़रूरत है, यदि किसी भी कानून को जोड़ा या घटाया जाता है संविधान में तो उसको संशोधन बोलते हैं। तो 42वें संशोधन में क्या किया गया था आपको याद रखना है, और आपको याद रखना है 61वें संशोधन में क्या किया गया था। 61वां संशोधन 1988 में किया गया था
उस समय राजीव गांधी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? आप अपने अध्यापक से पूछो कौन है ये और कौन से राज्य से हैं और किस, हमारी जो वर्ण व्यवस्था 4 है, जो देश की 1947 के बाद संविधान के लागू होने के बाद जो लोग अनेक आक्रमणकारियों से या भारतीय खुद के समाज से भी प्रताड़ित थे, दलित थे, उनको भी आगे आने का मौका दिया गया, समान अवसर दिए गए, समानता के अधिकार मिले। तो उसी समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए हमारी राष्ट्रपति आज देश के सबसे ऊंचे पद पर बैठी हैं। ये तभी संभव है जब हमारा देश में लोकतंत्र है और सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाता है। हमारे संविधान की धारा 14 से 18 में समानता का अधिकार है ना, तो समानता के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार हमें सभी को प्राप्त है, तो सभी को तरक्की करने का अधिकार है, सभी को अवसर प्राप्त करने का अधिकार है। तो हमारे राष्ट्रपति जी ने भी इस अधिकारों का उपयोग करते हुए एक साधारण सी महिला, एक राज्य की साधारण सी गरीब घर में पैदा हुई महिला, जो कभी टीचर थी और अनेक संकटों से जूझते हुए आज देश की सर्वोच्च शिखर पर बैठी है। आप उनका पूरा नाम है वो अपने अध्यापकों से पूछेंगे। 10वां प्रश्न है, अधिकार व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है। ये तो बात हम कर ही रहे, मौलिक अधिकार किस लिए है? व्यक्ति के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए, केवल विकास के लिए नहीं, सर्वांगीण विकास। यानी आदमी का यदि विकास करना है, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास करना है, तो इसके लिए अधिकार देने पड़ेंगे। तो यही बात कह रहा है कि अधिकार व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है। हाँ, ठीक बात है, आवश्यक है। ये किसी ने कहा है तो हम भी कह देते हैं भी ठीक है, ओके। आगे, कारण समाज और राज्य में दावे के रूप में कार्य करते हैं। समाज और राज्य में दावे के रूप में कार्य करते हैं, ये भी ठीक है। यदि व्यक्ति का कोई अधिकार का पालन नहीं हो पाता तो वह समाज से भी और राज्य से भी प्राप्त करने का अधिकार रखता है। और जिसका संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमारे संविधान की धारा 32 में भी लिखा गया है। तो यानी ये दोनों ठीक है। अब आगे वाले सभी आप पढ़ोगे, जिसमें ए भी ठीक है और बी भी ठीक है और ए है बी के दावे को मजबूत करता है, तो वो ही ठीक होगा। ये आप खुद पढ़ेंगे और देखेंगे। अब बच्चों आगे चलते हैं छोटे प्रश्नों पर। 11वां प्रश्न है जो 2 अंक का है। और एक बच्चों बीच में मैं आपको बताना चाहूँगा, कोई प्रश्न 1 अंक का, 2 अंक का, 3 अंक का, 4 अंक का, 5 अंक का नहीं होता। प्रश्न होता है। आपको प्रश्न का अर्थ समझना है, उत्तर देना है। सिर्फ सामने लिखे अंकों को देखना है। तो आपने क्या करना है, आपने सामने लिखे अंकों के अनुसार लाइनें भरनी है। बात तो वही होती है। जैसे हमारे घर में 5 आदमी हैं और 1 किलो 1 लीटर लस्सी है, और जब हम रोटी खाने बैठे तो 2 व्यक्ति और आ गए, उनको भी खाना देना है। लस्सी हमारे लिए थी, तो जो घर में सियानी आपकी माँ है, बहन है, वो उसमें थोड़ा सा पानी और डाल देगी और वो लस्सी सबको आ जाएगी। इसी तरह जो प्रश्न है वो तो वही है, प्रश्न का उत्तर है वो तो वही है, लेकिन उसका आपने विस्तार देना है, आगे पीछे सारी चीज़ें बतानी है। यदि 1 नंबर का है तो 1 लाइन लिख दो, 2 नंबर का है तो थोड़ा बढ़ा के 2 लाइनों में लिख दो, 3 का है तो 4-5 लाइनें कर दो, 4 का है तो आप 7-8 लाइनें कर दो, यदि 5 का है तो 10-12-15 लाइनें कर दो। और यही बात यदि हम किताबें पढ़ें आदत हो हमारे को, तो हम 1 घंटा 1.5 घंटा पर भी इस पर बोल सकते हैं। अब संविधान क्या है? संविधान है कानून की किताब। अब कोई संविधान क्या है कि सामने कोई 20 नंबर लिख दे तो इतना ही कहेंगे ये कानून की किताब है हमारी, तो 20 नंबर कैसे मिलेंगे? फिर तो हमें पूरी गाथा गानी पड़ेगी, 20-25 पेज भरने पड़ेंगे, और तब हमें संविधान के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता के कितने आयाम हैं, इनके नाम लिखिए। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, कितने रूप है स्वतंत्रता के? तो स्वतंत्रता हमारी है वो संविधान के अनुच्छेद 19 में लिखी गई है। स्वतंत्रता, हमारा स्वतंत्रता के जो अधिकार है वो 19 से 22 तक है।
19 से 22 तक है स्वतंत्रता है। और स्वतंत्रता के जो आयाम दे रखे हैं वो 19 में दे रखे हैं। पहले 7 थे और आजकल 6 हैं। तो आप 6 को याद कैसे रख सकते हो? आप रख सकते हो, आपको लोगों को इकट्ठा करने की, यानी अपना विचार व्यक्त करने और भाषण करने की स्वतंत्रता है। अब आप भाषण दोगे, विचार व्यक्त करोगे तो कितने होंगे? तो लोगों को इकट्ठा करने की स्वतंत्रता है। जब लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। जब संगठन का आप, अब ऐसा तो नहीं है जहाँ संगठन बनाए वही रहे, संगठन को बढ़ाओगे तो आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने की स्वतंत्रता है। जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाओगे तो वहाँ भी रहना पड़ेगा आपको, तो वहाँ आपको अपना घर बनाने की स्वतंत्रता है। और जब आप घर बनाओगे तो आपको अपनी आजीविका कमाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए पैसे भी चाहिए, तो आपको अपनी आजीविका कमाने या व्यापार करने का भी स्वतंत्रता है। यानी बोलने, विचार करने, संगठन बनाने, घूमने फिरने, आवास बनाने और अपना धन अर्जित करने का भी पूरा स्वतंत्रता है, अधिकार है। तो ये इसके आयाम हैं। अब एक प्रश्न, इसमें कुछ बच्चे जब प्रश्न हो रहे पूछ रहे थे, तो स्वतंत्रता कितने प्रकार वाले? स्वतंत्रता नेगेटिव भी होती है, स्वतंत्रता ऋणात्मक और सकारात्मक होती है। तो कुछ उसमें बात कर रहे थे। तो यहाँ आयाम पूछे, यानी किस किस रूप में आप स्वतंत्रता का उपभोग कर सकते हो। तो स्वतंत्रता के प्रकार में स्वतंत्रता नकारात्मक भी होती है और स्वतंत्रता सकारात्मक होती है। तो नकारात्मक लगभग चीज़ें खराब होती हैं, लेकिन स्वतंत्रता नकारात्मक अच्छी होती है। क्यों होती है? क्योंकि स्वतंत्रता सबको मिली होती है। तो एक आदमी को कहे कि आपको घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, तो वो गाड़ी लेके चले, ना सड़क देखे, ना रास्ता देखे, ना लोगों को देखे, और चलता ही चलता जाए, दूसरों के आगे बाधक बन जाए, तो अगले की स्वतंत्रता तो खतरे में पड़ गई ना। इसलिए एक कहते हैं कि एक व्यक्ति की स्वतंत्रता वहाँ खत्म हो जाती है जहाँ दूसरे की स्वतंत्रता शुरू होती है। यानी व्यक्ति की नाक के आगे दूसरे की स्वतंत्रता शुरू हो जाती है। तो इसलिए स्वतंत्रता पर बंधन होना ही एक अच्छी स्वतंत्रता है। यानी स्वतंत्रता पर किसी प्रकार की रुकावट है, वो ही स्वतंत्रता अच्छी होती है। आगे, समानता की कोई 2 विशेषताएं बताओ। समानता की अनेक विशेषताएं हैं। कानून के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, छुआछूत के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। किसी को एक, जैसे स्वतंत्र भारत के बाद उपाधियां जैसे थे राय साहब, राजा साहब, फलाना साहब, ये जैसे आप कई विद्वानों के नाम के पीछे सर पढ़ते हो, जाए इंग्लैंड में सर और ड्यूक की उपाधि दी जाती है। तो देश स्वतंत्र हुआ तो ये संविधान में लिख दिया गया कि अब विशेष प्रकार की उपाधियां नहीं दी जाएगी। अब उपाधियां सिर्फ सेना में और शैक्षणिक क्षेत्र में दी जा सकती हैं। अन्य उपाधियां राजाओं को या अन्य बड़े प्रभावी लोगों को नहीं दी जाएगी। तो इसके साथ आप अनेक समानता की कोई 2 विशेषता नहीं, काफ़ी सारी विशेषताएं भी लिख सकते हो। राष्ट्र से आपका क्या अभिप्राय है? राष्ट्र क्या होता है? राष्ट्र लोगों का समूह होता है। एक, अब कैसे लोगों का समूह? लोगों का समूह तो 20 प्रकार के लोगों का एक जगह इकट्ठे होंगे तो समूह ही हो जाएगा। लेकिन लोगों का ऐसा समूह जो या तो जाति के आधार पर एक हो, या भाषा के आधार पर एक हो, या धर्म के आधार पर एक हो, या भौगोलिक स्थिति के आधार पर एक हो, विचार एक जैसे रखते हों, अपने भाव एक जैसे रखते हों, और एक देश के प्रति उनकी आस्था हो, एक देश को प्यार करते हो, यानी देशभक्त हो। तो ये क्या है? राष्ट्र का अभिप्राय है। यानी राष्ट्र से आपका क्या अभिप्राय? तो हमारा अभिप्राय है, इसका अर्थ ये है कि यदि व्यक्तियों का समूह किसी न किसी बात को लेकर, जो मैंने आपको बताई कौन कौन सी, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर, अपनी राष्ट्र भावना के आधार पर, इस प्रकार हमारा राष्ट्र है वो, यदि हमारी भावना उस ओर है तो उसको राष्ट्र कहते हैं। आप बच्चों अपने टीचर से पूछोगे कि राष्ट्र और देश में क्या फ़र्क है। और राष्ट्र, जैसे हमारा देश है, हम 4 दीवारी के अंदर, एक देश के लिए 4 चीज़ें चाहिए: निश्चित जनसंख्या, निश्चित भूमि,
सरकार और प्रभुसत्ता। अब 1947 से पहले हमारे पास निश्चित भूमि भी थी, ठीक है ना, सरकार भी थी, और एक अपने पास निश्चित जनसंख्या भी थी, निश्चित जगह भी थी और सरकार भी थी। लेकिन क्या नहीं था? प्रभुसत्ता। हमारे पास, देश के पास ऐसी ताकत नहीं थी कि हम अपने लोगों के लिए कानून हम खुद बना लें और लोगों की भलाई के काम करें। ऐसा हमारे पास कुछ नहीं था, तो वो देश नहीं था। तो 1947 के बाद में जब 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू हो गया, तो वो पावर है वो सारी हमारे पास आ गई। तो 26 जनवरी 1950 से हमारा देश स्वतंत्र, तो 15 अगस्त 1947 को मान लेते हैं चलो, लेकिन जैसे ही कानून लागू हुआ, संविधान लागू हुआ, उसी दिन से भारत एक राष्ट्र बन गया, भारत एक संपूर्ण देश बन गया। आगे अब आप अपने टीचर से ये जरूर पूछोगे कि राष्ट्र और देश में क्या फ़र्क है। जैसे मैंने देश का तो बता दिया, राष्ट्र का समूह बता दिया। एक छोटा सा उदाहरण और दे देता हूँ। जैसे हमारे देश में कोई घटना घटती है, अच्छी घटे या बुरी घटे, जिसका दादा अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस आदि चला गया, उसके पिताजी भी वहीं पैदा हुआ, वो भी सोचते हैं कहाँ के, हम भारत के। जब अच्छा काम भारत में होता है तो वो खुश होते हैं, और जब वो यहाँ कोई गलत काम हो जाए तो उन्हें वहाँ बैठे भी शर्मिंदा होते हैं, वो काफ़ी शर्मिंदा होते हैं और उन्हें बुरा लगता है इस बात का। क्यों? क्योंकि वो कहीं किसी ने कोई न कोई चीज़ ऐसी है जिसका आज भी वो आदर के साथ भारत को देखते हैं। तो ये चीज़ क्या है, ये क्या बात है जिसके कारण आज भी उन्हें महसूस होता है कि हम भारत के साथ जुड़े हुए हैं। तो वो एक राष्ट्र है। और आगे विस्तार से आप अपने अध्यापक से बात करेंगे। नागरिकता के रूप कौन कौन से हैं, उनके नाम बताइए भी। नागरिकता कितने प्रकार की हो सकती है, रूप क्या 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 प्रकार हो सकता है उनका। तो एक तो नागरिकता होती है जन्म से। जिस देश में जो व्यक्ति पैदा होता है उस देश का स्वतः अपने आप ही वो उस देश का नागरिक बन जाता है। एक होती है वंश से। माँ बाप कहीं घूमने जाते हैं दूसरे देश में और वहाँ बच्चा पैदा हो जाए, तो वो बच्चा चाहे विदेश में पैदा हुआ हो, वो है उस वंश का, जिस वंश के जो लोग हैं वो भारत के नागरिक हैं। तो वो बच्चा विदेश में पैदा होने के बावजूद भी भारत का नागरिक है। तो ये कहते हैं वंशानुगत नागरिकता। यानी पहले कौन सी हुई? जन्मजात की नागरिकता, दूसरी वंशानुगत नागरिकता। और एक होती है पंजीकरण। पंजीकरण करना, रजिस्ट्रेशन करा लेना। पंजीकरण करना यानी रजिस्ट्रेशन करा लेना। कोई अपना रजिस्ट्रेशन करा ले भी, मैं भारत का नागरिक बनना चाहता हूँ, भारत से आज्ञा मांग ले। और जैसे पाकिस्तान के एक गायक है, वो भी, आप गायक का नाम भी पता करना। पाकिस्तान का एक गायक था जो भारत में आया था और उसने एप्लीकेशन दी कि मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहता, मैं भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पुरखे कभी भारत के थे, मेरे दादा दादी परदादा कोई भारत के थे, तो भारत ने उनको नागरिकता दे दी। और आज वो मुंबई की फिल्मी दुनिया का महान कलाकार है, गीत गाता है। तो ये हो गया पंजीकरण करना, रजिस्ट्रेशन करना। जैसे पंजीकरण क्या होता है? जैसे आपका नाम लिखना। बच्चों, आप स्कूल में जाते हो और आपका नाम रजिस्टर में लिख लिया जाता है, तो आप उस स्कूल के विद्यार्थी हो जाते हो। इसी प्रकार कोई देश, किसी बाहर देश का व्यक्ति आके एप्लीकेशन देता है तो उसका नाम भारत के लिस्ट में आ जाएगा और तो भारत का नागरिक हो जाएगा। इसको पंजीकरण बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन। और चौथी नागरिकता है प्राकृतिकरण। प्राकृतिक रूप से, यानी एक व्यक्ति आया देश में, उसने एप्लीकेशन वगैरह तो नहीं दी, लेकिन किसी भी वजह से वो आ गया और 11 साल से लगातार रह रहा है वो। तो फिर कहता है कि मुझे आपके देश में आए हुए 11 साल हो गए, अब मैं आपके देश की नागरिकता प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं वापस मेरे देश नहीं जाना चाहता। तो इस आधार पर भी नागरिकता मिल जाती है। अब एक जो ये बीजेपी की सरकार 14 के बाद में आई थी, उन्होंने एक कानून में संशोधन भी कर दिया, उसमें CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट।
तो सिटीजनशिप का एक नया संशोधन कर दिया, उस संशोधन में लिख दिया 5 वर्ष, यानी 11 वर्ष वाला तो अलग चीज़ है, 5 वर्ष का कर दिया अन्य आधार पर। वो अन्य आधार क्या था, यानी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में कोई हिंदू, कोई जैन, कोई बौद्ध, कोई फारसी, कोई ईसाई यदि वहाँ प्रताड़ित है, क्योंकि ये सारे देश मुस्लिम देश हैं, इन मुस्लिम देश में यदि कोई हिंदू, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी, ये 5 धर्म का कोई व्यक्ति प्रताड़ित है तो वो आ सकता है, और वो 5 साल यदि उसे हुए हैं तब भी वो रह सकता है। और एक होता है 5वां होता है क्षेत्र का समावेश। अब जैसे पीओके कहते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, हम कहते हैं ना पाकिस्तान 1948 में पाकिस्तान की सेना भारतीय क्षेत्र में घुस गई थी 47 में, तो अब भी कुछ क्षेत्र पाकिस्तान के पास हमारा, जिसको हम पीओके कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। मान लो अब उस क्षेत्र को हमारी फौज या सहमति से या हमारी फौज उसको अपने क्षेत्र में मिला ले, यानी पीओके कश्मीर का हिस्सा बन जाए और पुराना जैसे पहले भारत में था अब भारत में आ जाए, तो उस क्षेत्र का समावेश कर लिया हमने, यानी उस क्षेत्र को समावेश अपने क्षेत्र में कर लिया। और जैसे ही वो क्षेत्र हमारे में आएगा तो उस क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं वो सारे ऑटोमेटिकली भारत के नागरिक हो जाएंगे। तो 5 प्रकार के नागरिकता होती है, एक जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण करके, प्राकृतिक नेचुरल तरीके से, और एक किसी क्षेत्र को अपने देश में मिलाने पर, यानी कोई युद्ध करके जीत लो, चाहे अब किसी समझौते के तहत अपने क्षेत्र में कोई शामिल हो जाए। जैसे कि बांग्लादेश, ये 2014 के आने के बाद बांग्लादेश के हमारे देश के साथ समझौता हुआ था कि कुछ क्षेत्र हमने बांग्लादेश को दे दिया और कुछ क्षेत्र हमने बांग्लादेश के लेके एक सही बाउंड्री बना ली। तो जो क्षेत्र उनके गए वो बांग्लादेशी हो गए, और जो क्षेत्र चाहे वो बांग्लादेश का था पहले वो अपने क्षेत्र में मिल गया तो वो भारत का नागरिक स्वतः ही हो गया, अपने आप हो गया। न्याय की कोई 3 विशेषता बताओ। न्याय की कोई 3 विशेषता, तो आपने इसका जिक्र करना है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। बच्चों, सामाजिक न्याय क्या होता है? सामाजिक न्याय में आप समानता के विषय में बात कर सकते हैं, सारी जातियां, सारे धर्म के लोग सब बराबर हैं, तो यानी किसी के साथ सामाजिक ढंग से भेदभाव ना करना सामाजिक न्याय होता है। आर्थिक न्याय, हमारे अधिकारों में कहा गया है कोई किसी का शोषण नहीं करेगा, अवसर में समानता मिलेगी, नौकरियों में समानता मिलेगी, अनेक प्रकार के जो आर्थिक लाभ है वो बिना किसी जाति धर्म के देखे दिए जाएंगे। तो इस प्रकार के हमें काम करने की छूट है। मैंने बताया था ना, जैसे संविधान की धारा 19 में लिखा है हमें व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है, व्यापार करने की स्वतंत्रता है, आजीविका कमाने की स्वतंत्रता है, यानी धन कमाना ये आर्थिक मामले है, तो ये आर्थिक न्याय होता है। तो हमारा न्याय क्या है? यानी देश के संसाधनों का बंटवारा सभी लोगों में न्यायपूर्ण ढंग से किया जाएगा। और एक राजनीतिक न्याय भी होता है। राजनीतिक न्याय क्या है? जो हमारे राजनीतिक अधिकार हैं वही राजनीतिक न्याय पर आधारित हैं, यानी हमें वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, अपने राजनीतिक सभाएं करने का अधिकार, राजनीतिक दल बनाने का, यानी सभी के साथ राजनीतिक न्याय होगा। कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि में भाग ले सकता है। तो ये तीनों बातें यहाँ पे, जैसे इसमें 3 नंबर है तो तीनों बातें एक, जैसे सामाजिक न्याय लिखो 2 लाइन लिख दो, आर्थिक न्याय लिखो 2 लाइन लिख दो, और राजनीतिक न्याय लिखो और 2 लाइनें लिख दो। ये आपका प्रश्न पूरा हो जाएगा। राष्ट्र के आवश्यक तत्वों का संक्षेप में वर्णन करो। राष्ट्र के आवश्यक तत्व, यानी राष्ट्र, अब पीछे बात करते हैं ना राष्ट्र क्या है, तो इसमें बताता है कि राष्ट्र किसको कहेंगे। फिर वही बात है जो पहले कही थी। इसमें होगा सांझी संस्कृति होनी चाहिए, सांझी जाति, साझा धर्म, साझा इतिहास, सांझी भौगोलिक परिस्थितियाँ और देशभक्ति की भावना। ये सारी चीज़ें मिलकर यदि हमारा किसी न किसी विषय को लेकर साझापन है, आपस में हमारा कोई न कोई लगाव है, तो वो क्या हुआ? वो सारे तत्व हैं जो राष्ट्र की भावना को मजबूत करते हैं। हमें एक देश, एक राष्ट्र को हम क्षेत्र के आधार पर भी, हमारा एक क्षेत्र
इतना देश की सीमा निश्चित है, तो इस सीमा के अंदर रहने वाले लोग हैं वो सारे एक राष्ट्र के व्यक्ति, एक राष्ट्र के नागरिक हैं। साझा संस्कृति, हमारी संस्कृति भी बराबर है। जैसे हमारे अनेक बने हुए हैं, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, और हिंदू में भी अनेक संप्रदाय छोटे छोटे बने हैं, जैसे बिश्नोई समाज है। तो कल परसों में बिश्नोई समाज की एक लड़की की शादी में गया हुआ था, तो वहाँ देखा कि जैसे मैं भात के रूप में गया था, तो भात में वैसे ही जैसे अपने यहाँ वो संप्रदाय अलग हो गया, लेकिन भात लेना, लोगों को खाना खिलाना, फेरे करवाना, क्या क्या करना है जो अपने होता सेम वैसा का वैसा, वैसे ही गीत गाने। तो ये एक साझी संस्कृति है, तो एक राष्ट्र की भाव पैदा करती है। तो अन्य भाषा भी, यदि हमारी भाषा एक है तो भी, हमारे रीति रिवाज एक है तो भी एक चीज़ की ओर, एक राष्ट्र की ओर हमें ध्यान दिलाते हैं। तो आगे मंत्रिमंडल की मुख्य शक्तियां और कार्य बताओ। मंत्रिमंडल क्या होता है, पहले देखो। मंत्री हम रात दिन पढ़ते हैं, प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, रक्षा मंत्री, सारे दिन हम पढ़ते रहते हैं। अब कहते हैं कि इनके काम क्या है। तो हर राज्य में सरकार होती है, मुख्यमंत्री होता है, और उसके पास हर राज्य में संख्या के हिसाब से, एमएलए की संख्या के हिसाब से मंत्री होते हैं। इसी तरह केंद्र में एक सरकार होती है जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है, और उसके पास अनेक मंत्री होते हैं। तो कहता है कि ये बनाए क्यों गए हैं, ये मंत्री बने तो कोई काम है, इसीलिए तो ये मंत्रियों का संगठन बनाया गया है ना। तो इनका काम क्या है, नीति निर्माण करना, यानी देश कैसे चलेगा उस नीति बनाना, ये काम है। तो अब कहे, एक होता है कानून बनाना। कानून बनाना संसद का काम है, और संसद का काम करती है, और मंत्रिमंडल भी विधायी कार्य में भाग लेते हैं। तो नीति निर्माण करना, कानून बनाना, संसद के साथ मिलकर मंत्रिमंडल भी, क्योंकि मंत्रिमंडल ही तो पेश करते हैं ना बिल। जैसे युवा संसद अभी हुई है, तो मंत्रियों ने बिल पेश किए और संसद ने उसको मान लिया और वो कानून बन गया। इसी तरह बजट पेश करना, एक साल, पिछले साल में कितना पैसा था, हमने कहाँ प्रयोग किया, और आगे के साल के लिए पैसा हम कहाँ से लेके आएंगे और किस किस पैसे को कहाँ खर्च करेंगे, यानी बजट पेश करना। जैसे हमारे घर का बजट होता है ना, भी बजट बना लेते हैं, इस साल हम बेड लेंगे, अगली साल हम स्कूटर लेंगे, कभी कार लेंगे, कभी अब पैसे ना हो तो कहेंगे हम अगले बजट में करेंगे ये। इसी तरह पूरे देश का भी बजट होता है, और बजट का कार्य भी मंत्रिमंडल करता है। वित्तीय कार्य यानी धन संबंधी जो नीतियां बनाने का काम भी मंत्रिमंडल ही करता है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। एक होता है राष्ट्रपति का सलाहकार होता है, राष्ट्रपति का सलाहकार प्रधानमंत्री, यानी प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल, सारे मंत्री प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के सलाहकार होते हैं। तो जब हमारा संविधान लागू हुआ तो ये लिखा गया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रियों का समूह होगा जो राष्ट्रपति को सलाह देकर देश को चलाएगा। लेकिन इंदिरा गांधी ने इसमें बदलाव कर दिया है कि संविधान में संशोधन किया। वो आपको अपने अध्यापक से पता करोगे भी कौन से संविधान संशोधन में व्यवस्था की कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की दी गई सलाह माननी पड़ेगी। तो इसीलिए तो कहते हैं कि राष्ट्रपति हमारा थोड़ा कमजोर है, रबर की मोहर कहते हैं भी, जिस पर भी प्रधानमंत्री कहता है उस पर मोहर लगानी पड़ती है। इसलिए बच्चों, जब टेलीविज़न में या रेडियो में जब आप समाचार सुनते हो ना शाम को, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये कहा, तो लगभग वो सारा कुछ प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल ही कह रहा होता है। यानी जो काम राष्ट्रपति द्वारा किया जा रहा है उसका जो ड्राफ्टिंग करने का काम है वो सारा मंत्रिमंडल करता है। अर्थात अब संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सलाह माननी पड़ती है। आगे है विदेश नीति। हमारे विदेश नीति क्या है, ये भी हमारा चैप्टर भी है, 12वीं में आप पढ़ोगे। विदेश नीति क्या है, यानी हमारे देश के दूसरे देशों के साथ कैसे संबंध है, इसको विदेश नीति कहते हैं। तो वो विदेश नीति कैसी होगी, इसका निर्धारण कौन करेगा, देश की सरकार। और देश की सरकार का संवैधानिक मुख्य है राष्ट्रपति और प्रशासनिक मुख्य है प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। अब मंत्रिमंडल ही निश्चित करता है कि किस देश के साथ हमारे संबंध कैसे रहेंगे। ये संबंध बिगड़ते रहते हैं और बनते रहते हैं। अब 2014 से पहले पाकिस्तान के साथ हम ज़्यादा टकराव वाली स्थिति नहीं रखते थे, दबाव में रहते थे, लेकिन 14 के बाद में हमारी विदेश नीति है वो पाकिस्तान के प्रति बदल गई।
अमेरिका के प्रति मोदी सरकार की विदेश नीति पहले सरल और सहज थी, हम बढ़िया करते जा रहे थे, लेकिन जैसे ही ट्रंप अभी 2025 में शपथ ली, 2024 में उसके चुनाव हुए थे, शपथ ली थी 2025 में। मैं कभी आपको राष्ट्रपति चुनाव अमेरिका में कैसा होता है, बड़ा मज़ेदार राष्ट्रपति का चुनाव है, वो कभी आपको बताऊंगा कि राष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे है। 1 साल प्रोसेस चलता है और अगले साल 4 साल के बाद में उनके चुनाव होते हैं, और 2024 में चुनाव हुए, 2025 में जनवरी में उन्होंने शपथ ली। तो जैसे डोनाल्ड ट्रंप बने तो कहा जाता था मोदी जी के मित्र हैं, लेकिन एकदम उसने रुख बदल दिया और भारत की तरफ उन्होंने अपने रुख सख्त किया। तो फिर मोदी जी ने भी अमेरिका के प्रति अपना सख्त रुख किया, और हमारे जो विदेश नीति में थोड़ा सा चेंजिंग आ रहा है, वो रूस के साथ से तो सदा से अच्छा था ही, अब हम चीन की तरफ भी थोड़ा मुड़ने लगे हैं। चीन के अब अभी हमारे मोदी जी जाके भी आए हैं। अब अमेरिका चाह रहा है कि भारत के साथ हमारे अच्छे संबंध हो, लेकिन मोदी को उन्होंने 2 बार बुलाया भी है, लेकिन मोदी जाने से कतरा रहा है, यानी नहीं जाना चाहते वो, क्योंकि वो भी बताना चाहते हैं कि अब वो भारत नहीं रहा जो आप हाँकते थे। अब भारत आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है, हम अपनी नीति अपने लोगों के लिए, हमारा विदेश मंत्री जयशंकर जी और प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि हम वो सारे काम करेंगे जो हमारे देश के भविष्य के लिए अच्छे हैं, जो हमारे देश के लोगों के इंटरेस्ट के काम है, वो सारे करेंगे। हमें अमेरिका और अन्य देशों के, उसी देश के साथ अच्छे संबंध रखेंगे जो देश भारत के साथ जिस देश को रहने में फ़ायदा होगा। तो ये हमारी विदेश नीति का निर्माण, विदेश नीति का संचालन कौन करता है? मंत्रिमंडल। और रक्षा कार्य सारे मंत्रिमंडल ही करता है। यानी अब भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, रक्षा के निर्णय कौन ले रहा था? तो मंत्रिमंडल ले रहा था। तो आप बार बार सुना होगा प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है वहाँ, तो हंगामेदार मीटिंग चल रही है, तो बार बार प्रधानमंत्री मंत्रियों को बुलाकर और तीनों सेनाओं के सेनापतियों को बुलाकर मीटिंगें ले रहे थे और फैसला कर रहे थे कि हमें पाकिस्तान के साथ क्या करना चाहिए। आपातकालीन लागू हो जाए यदि देश में, जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी ने लागू किया था, तो देश का शासन सारा है वो केंद्रीय सरकार मंत्रिमंडल के द्वारा ही चलाया जाता है। जब राज्यों की सरकार है वो निरस्त हो जाती है और देश का शासन है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। उसमें संसद भी निष्प्रभावी हो जाती है, उसका भी कार्य नहीं रहता। ये आपातकालीन स्थिति है। आप अपने अध्यापक से आपातकालीन स्थिति के बारे में और विस्तार से जान सकते हैं। चुनाव आयोग के प्रमुख काम क्या है? 1947 में आज़ाद होता है, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है। संविधान में एक व्यवस्था की गई थी, संविधान की धारा 324 में, कि एक चुनाव आयोग होगा जो देश में चुनाव करवाएगा। तो चुनाव आयोग बनाया गया। सुकुमार सेन उसके पहले अध्यक्ष बने, जिनका काम क्या था? चुनाव करवाना। आम चुनाव किसको कहते हैं? जब लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो लोकसभा का चुनाव करवाना, राज्यसभा का चुनाव करवाना, राष्ट्रपति का चुनाव करवाना और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना, ये चुनाव आयोग के काम है। आजकल, पहले एक चुनाव आयोग का एक सदस्य चुनाव आयोग होता था, आजकल 3 है। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अन्य होते हैं, जो आजकल बिहार के चुनाव में बड़े बिजी हैं, क्योंकि जब चुनाव होते हैं तो विपक्ष वाले आरोप लगाते हैं और कि पक्ष वाले इस प्रकार की गड़बड़ी कर रहे हैं, या उनका कोई एसपीडीसी वहाँ किसी विशेष व्यक्ति के लिए मदद कर रहा है। तो इस प्रकार की राजनीतिक दलों से शिकायतें आती हैं और चुनाव आयोग उसकी शिकायतों को सुनता है और हल करता है। तो इसमें कहते हैं चुनाव आयोग के मुख्य कार्य क्या है? चुनाव आयोग का मुख्य कार्य एक ही है कि देश में जितने चुनाव होते हैं वो चुनाव आयोग करवाते हैं, जो मैंने बताया, लोकसभा का, राज्यसभा का, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का। और राज्यों में भी, सब राज्यों में एक एक राज्य चुनाव आयोग है। जो राज्य में जो चुनाव होते हैं, यानी चुनाव यदि राज्य में विधानसभा के होंगे तो चुनाव आयोग ही कराएगा, यानी एमएलए का चुनाव तो चुनाव आयोग कराएगा, लेकिन केंद्रीय चुनाव आयोग। लेकिन जो राज्य में पंचायतों के, नगर पालिका के, यानी पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, इनके चुनाव है वो राज्य चुनाव आयोग करवाता है। लेकिन राज्य चुनाव आयोग है वो केंद्रीय चुनाव आयोग के अधीन ही काम करता है। तो आप जितने नंबर का प्रश्न पूछा है उतने नंबर की आप कहानी बता सकते हो।
तो ये प्रश्न हो गया चुनाव आयोग का। आपने सिर्फ एक मोटी सी बात याद रखो आगे के सालों के लिए, बीए तक के लिए, कि चुनाव आयोग की जो संगठन किया गया है संविधान में, वो अनुच्छेद है वो 324 है। आगे राजनीतिक सिद्धांत का क्या महत्व है। राजनीतिक सिद्धांत यानी राज्य सरकार और नागरिक, राज्य सरकार और नागरिक में संबंध कैसे हैं, किस आधार पर संबंध रखने हैं, वो होते हैं राजनीतिक सिद्धांत। महत्व क्या है राजनीतिक सिद्धांतों का? बहुत महत्व है। अब राजनीतिक बातें की गई, अनेक राजनीतिक विद्वानों ने, जिन्हें पहले नाम भी पूछा गया, सुकरात, अरस्तु, प्लेटो, ये मैकियावेली, अनेक प्रकार के एडम स्मिथ, बहुत प्रकार के राजनीतिक विद्वान हुए जिन्होंने राजनीति के लिए मापदंड फिक्स कर दिए कि ये तो होना चाहिए, यानी मौलिक अधिकार होने चाहिए, राज्य के नीति के निर्देशक होने चाहिए, मानव कल्याण की विशेष योजनाएं होनी चाहिए, दो देश आपस में लड़ें तो युद्ध कैसा होना चाहिए, युद्ध में किन किन नियमों का पालन करना है। जिनेवा कन्वेंशन में ये लागू किए गए विश्व के लिए हमारे यूएनओ ने भी कि इस प्रकार के नियम होने चाहिए ताकि बर्बरता ना हो। तो राजनीतिक सिद्धांत राज्य के नागरिकों और राज्य के संबंध स्थापित करता है, वो राजनीतिक सिद्धांत होते हैं। ये इसमें परंपरागत रूप से तो नैतिक दृष्टिकोण अपनाया जाता है, इसमें आदर्शवादी नैतिक दृष्टिकोण अपनाया जाता है, और व्यवहारिकता में थोड़े कम होते हैं ये। तो इसका विस्तार से आप बच्चों में आपको बोर्ड हो अच्छी तरह से तभी समझा सकता हूँ, आप इसका और ज़्यादा अध्ययन करें। अब राजनीतिक सिद्धांत क्या है इसके बारे में जान लो। यानी लंबे समय तक कोई नियम था जिसे बताया गया ये अच्छी बात है, और वो अच्छी बात विश्व के द्वारा, विश्व के संगठनों के द्वारा, देश की सरकार के द्वारा स्वीकार कर ली जाए तो वो सिद्धांत बन जाता है। यानी लंबे समय तक सभी लोगों के द्वारा यदि कोई चीज़ स्वीकार कर ली जाए तो वो एक प्रकार के सिद्धांत बन जाते हैं, और राजनीति जो नियम होते हैं वो बदल सकते हैं। राजनीतिक सिद्धांत है वो स्थायी रूप से अपनी जगह ले लेते हैं। अधिकार का अर्थ क्या है? कोई कार्य करने की छूट को अधिकार कहते हैं। और अधिकार की विशेषताएं क्या हैं? अधिकार की विशेषताएं क्या हैं? तो इसमें क्या है कि अधिकार का अर्थ क्या है? अर्थ क्या है? कोई काम करने की छूट को अधिकार कहते हैं। इसकी विशेषताएं लिखिए। विशेषताएं क्या हो? जो वही विशेषताएं जो हमें करने की छूट होती है। कानून के समक्ष समानता, छुआछूत का इसमें भेदभाव नहीं होगा, आर्थिक आधार पर भेदभाव नहीं होगा, राजनीतिक आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो इसमें अधिकार, हम सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार और आर्थिक अधिकारों का भी पूरी तरह से हम वर्णन कर सकते हैं कितने प्रकार के होते हैं। आगे इसमें अगला ऐसा ही प्रश्न है, अधिकार से आप क्या समझते हैं? वही बातें। नागरिक के राजनीतिक अधिकार का वर्णन करो। तो राजनीतिक अधिकार क्या है? अब ऊपर वाले में हम तीनों अधिकार, सामाजिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार का जिक्र कर सकते हैं, और नीचे वाला प्रश्न लिखना है तो हमें राजनीतिक अधिकार का विस्तार से वर्णन करना है। तो राजनीतिक अधिकार क्या हुआ? वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार। अब वो मतदान का अधिकार, तो मतदान एक शब्द लिखिए आप, 3-4 लाइन लिख दो। मतदान होता क्या है, किस उम्र को दिया जाता है, और कब दिया गया, कब इसका संशोधन किया गया, बातें लिख सकते हो। चुनाव लड़ना, चुनाव लड़ सकते हैं हम, राजनीतिक दल बना सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, हम किसी भी लोक सेवा के संगठन में शामिल हो सकते हैं, यानी हमें समान अवसर प्राप्त है। अब 2 तरह की सरकारें होती हैं, एक तो स्थायी सरकार होती है और एक पॉलिटिकल सरकार होती है। पॉलिटिकल सरकार 5 साल में बदलती रहती है। स्थायी सरकार वो है जो एसपी, डीसी, सचिव, आप नाम सुनते हैं ना, वो स्थायी सरकार हो गई। तो ये हमारे अधिकार हैं। इस अधिकार के द्वारा हम इस संगठनों में जा सकते हैं, हम दल बना सकते हैं, अपनी पार्टी, नई पार्टी बना के चुनाव लड़के देश की सरकार बना सकते हैं। तो राजनीति में तो मुख्य 3 अधिकार को शामिल करो, यानी मतदान करने का अधिकार, वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, और दल बनाने का अधिकार और सरकार बनाने का अधिकार। ये अधिकार सारे हमारे राजनीतिक अधिकार हैं। हो गया पूरा बच्चों, मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है। यदि आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुनोगे, कागज़ पेन लेके बैठोगे, और आपकी मान लो जब मैं पढ़ाने बैठता हूँ लोग मुझे कहते हैं कि आप सर 10 मिनट का वीडियो ही बनाया करो जिससे व्यू बढ़ेंगे।
सब्सक्राइब बढ़ेंगे, लाइक बढ़ेंगे। ये बातें मुझे रोज़ाना सुनने को मिलती हैं, जो खास करके यूट्यूबर हैं, सलाह आती है। लेकिन बच्चों, मेरा उद्देश्य है मेरे व्यू बढ़ाना नहीं है। व्यू 5 ही काफ़ी हैं, 5 बच्चे देखेंगे, 5 फ़ायदा उठाएंगे। व्यू बढ़ाना, सब्सक्राइब की संख्या बढ़ाना, आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और कुछ पूछना हो तो कमेंट में नीचे डाल दिया करो। मेरा उद्देश्य है जितने बच्चे उसे देखें वो अच्छी तरह से कोई बात है वो अच्छी तरह समझ में आ जाए। 10 मिनट में मैं मेरे व्यू तो बढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं बच्चों को नहीं समझा सकता, फिर वही फॉर्मेलिटी हो जाएगी। मैं ऐसा करना, औपचारिकता में निभाना नहीं चाहता। हो सकता है कि आपकी कैपेसिटी लंबा वीडियो देखने की ना हो, तो आप 15 मिनट का वीडियो देखा करो, कॉपी में नोट कर लो, जो मैंने बोला है समझ लो, फिर उसको पॉज करके छोड़ दो, 15-20 मिनट घूम फिर लो, फिर आप 15 मिनट फिर देख लो, फिर 15 मिनट देख लो। ऐसे करके आप 2 शिफ्ट में या 3 शिफ्ट में भी इसको देख सकते हो। लेकिन ये मैं गारंटी देता हूँ कि जो बच्चा इसे ध्यान से सुनेगा, ध्यान से देखेगा, वो सिर्फ 11वीं नहीं, मैं सिर्फ 11वीं एक क्लास को नहीं पढ़ाता, 11वीं 12वीं और बीए की तीनों क्लासें, यानी आप पॉलिटिकल साइंस की एमए भी करोगे तो आपको ये बातें बहुत याद आएगी और लिखने में आपकी बहुत मदद करेगी। बहुत से बच्चे CDLU के पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, नेशनल कॉलेज के हैं, जिनके जो आज भी मेरे वीडियो को देखकर मेरे पास मैसेज करते हैं, सर हमें बहुत ही सहायता मिलती है। और लेकिन 11वीं 12वीं के बच्चे आराम से इसे सुन लें तो आप अपनी नींव को बहुत ही मजबूत कर रहे हो। इतनी मजबूत कर लोगे कि आप प्रोफेसर को कॉलेज में जाओगे तो बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछ सकोगे, और जिससे आपका ज्ञान वर्धन होगा और आप लिखने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाओगे। ये राजनीतिक शास्त्र जो विज्ञान की किताब है, ये एक तर्क के साथ है, जैसे गणित तर्क के साथ होता है, ये भी तर्क के साथ बात करने का विज्ञान है। तो आप इसे अच्छी तरह समझिए और आगे कीजिए। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।